नमस्ते। आज मेरे साथ आशुतोष जी हैं। आशुतोष जी, 20 जुलाई से 21 अगस्त के बीच इस देश में बहुत कुछ बदल गया और मैं इसलिए कहूंगा कि जी। हम सब लोग इस राजनीति को देखते रहते हैं पास से। लेकिन 20 जुलाई एक माइलस्टोन है और 21 अगस्त एक और माइलस्टोन है। मैं जरा इसलिए समझना चाह रहा हूं, कल राहुल गांधी वहां पहुंचे। वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं थी भाई, कोई भी जाएगा एफआईआर कराएगा, उसकी एफआईआर कर लीजिए, उसको जाने दीजिए। ये जानबूझ के क्या राहुल गांधी को थोड़ा ज्यादा, जिसको कहते हैं ना उनकी भाषा में, रविशंकर, फुटेज देने के लिए जानबूझ के किया अमित शाह ने कि राहुल गांधी को 7 घंटे तक नहीं करने दिया जाए। उनके मन में जो बात चल रही थी, जैसा पता लगा कि उनको ये था कि राहुल गांधी को पूना जाना, ये करेगा, ये तो झक मार के यहाँ बैठे चले जाएंगे। लेकिन शायद उनको ये रीड करने में गलती हो गई कि राहुल गांधी पूना नहीं जाते। उनके लिए उस दिन सलिल लोचाप का एफआईआर करना ज्यादा महत्वपूर्ण था। मैं जरा इस पे समझना चाहता हूं, कल जो कुछ भी हुआ इसने उस व्यवस्था के ऊपर भी चोट, जैसे शिक्षा व्यवस्था की बात थी, वहां वहां एनटीए की सिर्फ लीक की बात नहीं थी, नीट की। उसी तरह से इस देश की जो व्यवस्था है कि जहां पे एक एफआईआर कराने के लिए कितनी मुश्किल होती है। मैं लार्जर चीज जो कल जो हुआ है उस पर एक पहला आपकी पहली टिप्पणी उस पर। देखिए आनंद जी, मैंने दरअसल आज सुबह ही ट्विटर पे लिखा, एक्स पे लिखा कि भाई वो आदमी, वो पत्रकार मुझे बता दो जिसने इनको चाणक्य कहा। तो मैं खोज रहा हूं दरअसल किसने इनको चाणक्य कहा है। मैं जरा बहुत बहुत तफसील से मैं जानना चाहता हूं। बहुत बुनियादी सी बात है। ये लोग, होता क्या ना कि जब विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात होती है कि जो मामला 2 मिनट के अंदर सुलझ सकता है, भाई लीडर ऑपोजिशन अगर आया है, अगर वो एफआईआर करना चाहता है तो आप करा लेते उसको, 2 मिनट के अंदर कर लेते, मामला ही खत्म हो जाता। राहुल गांधी को ना फुटेज मिलती, ना राहुल गांधी बाहर बैठते, ना 4 घंटे तक टीवी चैनल उनको दिखाते, ना मेरे जैसे जो डिजिटल स्पेस में है वो उसको कवर करते, ना उस पर चर्चा करते। और आप भी आज उसी पे चर्चा कर रहे हैं। तो ये दरअसल इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल नाम के इस फिनोमिनन को वो कैसे हैंडल करें। ये बुनियादी सवाल है कि राहुल नाम के फिनोमिनन को वो कैसे हैंडल करें, क्योंकि इनकी आदत यह है कि डरा के, धमका के, खौफ पैदा करके एक साम्राज्य इन्होंने खड़ा कर दिया। और जिसमें अगर कोई आदमी इनके सामने खड़ा होने की कोशिश करता है तो उसको या तो जेल भेज देते हैं या पूछते तुम्हारी औकात क्या है, और फिर उसको इतना खौफजदा कर देते हैं कि बेचारा डर जाता है या डर जाती है। ये स्थिति पैदा हुई। यहाँ एक आदमी डरने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि भाई मुझे जेल भेज दो। भाई आपने उनकी सांसद सदस्यता खत्म करा दी, आपने उनको जेल भेजने का पूरा इंतजाम करा दिया था, तो और उनका बंगला खाली करा लिया था, तो अब बचा क्या। तो जाहिर सी बात है उनको ये समझ नहीं आ रहा राहुल गांधी को कैसे हैंडल करें। दूसरी बात, मुझे जो ज्यादा गंभीर बात है, वो गंभीर बात ये, मुझे ऐसा लगता है जैसे देश किसी एक बड़े संघर्ष की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ये जो संघर्ष है, ये इस बार संघर्ष बहुत बड़ा होगा। ये मामूली संघर्ष नहीं होने वाला है। एक तरफ आप राहुल गांधी को देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को देख रहे हैं, जो लगातार राजनीतिक स्तर पर उनको चुनौती दे रहे हैं और इनकी व्यवस्था की जो चूल्हे हैं उनको हिला रहे हैं। दूसरी तरफ बच्चे वो सड़कों पर उतर रहे हैं। भाई जन अल्फा जिसको आप कहते हैं, जो कक्षा 5 कक्षा 10 के विद्यार्थी है, वो सड़कों पर उतर रहे हैं, चाहे हमीरपुर हो, चाहे फतेहपुर हो, चाहे आपका लखनऊ हो, चाहे कहीं भी हो, और ये अपने डिमांड की मांग कर रहे हैं। ये घेराबंदी कर रहे हैं। और उधर दूसरी तरफ जो आपके कांग्रेस जनता पार्टी के लोग हैं, अब बताइए, वो बेचारे स्कूल गए थे देखने, आपने उनके हाथ पैर तोड़ दिए, उनके गाड़ी तोड़ दी, और उसके बाद जो शिक्षा मंत्री वो बैठ कर उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, और उधर अगर आप जादवपुर यूनिवर्सिटी में देखें तो वहां पे वो दिलीप घोष कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय पे हमें सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत, हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे क्योंकि वो एंटी नेशनल्स हैं। ये जो परिस्थितियां बन रही हैं, चाहे राजस्थान हो या फिर पश्चिम बंगाल हो या फिर मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो या आपका उत्तर प्रदेश हो, वो साफ इस ओर इशारा कर रहा है कि संघर्ष का एक बड़ा कैनवस तैयार हो रहा है। और इसको कैसे हैंडल कर पाएंगे मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। और मैं दरअसल, मैं जब आप बात कर रहे थे तो मैं किताब निकाल रहा था। मैं दरअसल इन दिनों जयप्रकाश नारायण की मेरी जेल डायरी में पढ़ रहा हूँ, और उसमें एक पैराग्राफ में आपको पढ़ के बता देता हूँ। जब वो कहते हैं कि भाई यदि पूरे देश को विनाश में डुबोने वाली स्थिति के सामने सभी शिष्टाचार पूर्वक व्यवहार करें, विपक्षी, गुमराह, सर्वोदयी कार्यकर्ता, विद्यार्थी और हमारे दूसरे युवा वर्ग, जनता स्वयं सब चुप रहते तो चीजें सुरक्षित रहती। किंतु तब लोकतंत्र किस उपयोग का होता। लोकतंत्र में सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए क्या मार्ग अपनाए जाते हैं। क्या चुनाव ही केवल साधन है। तो यदि चुनाव निष्पक्ष और न्यायपूर्ण न हो तो, और जबकि आपकी जबान बंद है और आपके दोनों हाथों में हथकड़ियां हैं, तो चुनाव किस प्रकार जीत सकते हैं। आप अन्याय और दमन के विरुद्ध किस प्रकार लड़ेंगे। एक भ्रष्ट तथा दुशासन के विरुद्ध आप क्या करेंगे।
चुनाव तक प्रतीक्षा करें और पराजय की संभावना करें। यदि आप इस प्रकार की सरकार का पर्दाफाश नहीं करेंगे, यदि उसके हटाए जाने और बदलाव के लिए आप आंदोलन नहीं करेंगे, तो निर्वाचन में आपके जीतने के क्या मौके। इस प्रकार की सभी बैठकें, आंदोलन, हड़ताल, बंद और सबने अवज्ञा आदि लोकतंत्र के अस्त्र शस्त्र हैं। ये जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं। मुझे ऐसा लगा अगर मैं इसमें हटा देता कि इंदिरा गांधी का जो स्थिति थी और तब मैं अगर इसको पढ़ता, तो मुझे लगता है तो आज के भारत के बारे में बात की जा रही है कि भाई चुनाव, वो साफ कह रहे हैं कि भाई चुनाव क्या विपक्ष इस हाथ में हाथ धरे बैठा रहे ताकि चुनाव में हारता रहे। तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि आंदोलन, बंद, ये सारी चीजें जो है वो लोकतंत्र के हथियार है। तो जो देश इतने लंबे समय तक इनकी खौफ की वजह से चुपचाप बैठा हुआ था, अब वो खड़ा हो गया है। मुझे नहीं मालूम आगे किस दिशा में जाएगा। तो राहुल गांधी ने जो संसद भवन पे जाके 8 घंटे बैठक की और धरना दिया और उसके बाद इनको एफआईआर दर्ज करनी पड़ी, इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि विपक्ष पूरी तरीके से, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी और राहुल, सरकार के खिलाफ आंदोलन की भूमिका बना रहे हैं और सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि इससे कैसे निपटे। अन्यथा जो काम 2 मिनट के अंदर होना था वो 8 घंटे के बाद आपको करना पड़ा। और आपको इससे फायदा क्या हुआ? राहुल गांधी को फुटेज मिली, राहुल गांधी की एक छवि बनी कि भाई पायलट गन के विक्टिम एक छात्र के लिए उन्होंने संघर्ष किया। तो अगर नेता आम जनता के लिए संघर्ष करने लगता है तो इसका मतलब साफ है कि विपक्ष मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और सरकार को समझ नहीं आ रहा कैसे इसको हैंडल करे। जी, और आशुतोष जी, मैं एक चीज और दे रहा आपसे, इसलिए एक तो अमित शाह ने अपना रास्ता और मुश्किल कर लिया और उनका रास्ता ऐसी मुश्किल था और मुश्किल हो गया। लेकिन मैं एक चीज और दे रहा आपसे, समझो 2 मॉडल आज आ गए हैं। जंतर मंतर का एजिटेशन अगेंस्ट एनडीए गवर्नमेंट था, झारखंड का एजिटेशन अगेंस्ट इंडिया गवर्नमेंट, और दोनों मॉडल में स्पष्ट चेंज दिखाई दे रहा है। वहां पे लगातार संवाद हो रहा था, बच्चे कहीं के भी हों, चाहे वो इंडिया रूल स्टेट क्यों, या बच्चों की अपनी समस्याएं हैं, ये ऐसा तो है नहीं कि वहां समस्या नहीं, लेकिन वहां संवाद था। संवाद करके उन्होंने जहां तक कोशिश की उसको हल करने की कोशिश की। हेमंत सोरेन लगातार खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। और जंतर मंतर में जीरो संवाद था। जंतर मंतर में इनको ठीक कर दो, ये कर दो, उड़ा दो। मैं इन दोनों फर्क में भी जरा एक आपसे एक छोटी टिप्पणी इस पे विचार। देखिए, एक तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ लोगों के अंदर अब गुस्सा बढ़ता जा रहा है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, और दोनों सरकारों को ये बात समझनी पड़ेगी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, जहां तक और उसमें भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का प्रश्न है, इनका पूरा का पूरा तरीका निरंकुशवादी है, अथॉरिटेरियन है। इन्होंने पूरे के पूरे भारत के लोकतंत्र को लोकतांत्रिक व्यवस्था से हटा के उसको निरंकुशवादी व्यवस्था में लाके डाल दिया है। और वो न केवल अपनी पार्टी अपने हिसाब से चाहते हैं, न केवल अपनी सरकार अपने हिसाब से चाहते हैं, बल्कि वो विपक्ष को भी अपने हिसाब से चाहते हैं कि कहने के लिए विपक्ष हो। जैसे एक जमाने में गुजरात में था कि कहने के लिए विपक्ष था, लेकिन होता वही था जो कांग्रेस पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी चाहते थे। उसी तरीके का विपक्ष ये भी चाहते हैं कि भाई मैं कहूं उठो तो उठो, जब मैं कहूं बैठो तो बैठो, न और न उकड़ू करना तो उकड़ू कर लो। दिक्कत क्या हो गई कि इनको कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से उम्मीद नहीं थी कि ये राहुल गांधी अचानक इस कदर आक्रामक हो जाएंगे और उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो जो झारखंड में हुआ उसको भी मैं एक वेलकम स्टेप मानता हूं कि कम से कम लोग जो सो गए थे वो जगने लगे, अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गए। दिक्कत क्या है, जो उसमें फर्क कितना है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार की विचारधारा अपने स्वभाव में गैर लोकतांत्रिक है। मैं फिर उसको दोहरा दूं, संघ परिवार की विचारधारा और संघ परिवार का पूरा संगठन और भारतीय जनता पार्टी अपने स्वभाव में गैर लोकतांत्रिक है। इनका लोकतंत्र में कतई विश्वास नहीं है, लोकतंत्र में ये विश्वास करते भी नहीं है। लेकिन जो बाकी इस देश की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, झारखंड हो, अभी भी कम से कम वो लोकतंत्र में यकीन करती। तो जब वो प्रदर्शन को, आंदोलन को, उनके जो डील करने का तरीका है और बीजेपी के डील करने का तरीका है, उसमें हमेशा जमीन आसमान का फर्क होगा। आप देखिए, इन्होंने तब कम्युनिकेशन स्थापित किया, ये 6 जून से आंदोलन चल रहा था जंतर मंतर वाला, इन्होंने तब कम्युनिकेशन स्थापित किया जब इनको लगा कि अब बहुत ज्यादा पॉलिटिकल नुकसान होगा। जब 20 तारीख के लाठीचार्ज के बाद इनको लग गया कि बहुत नुकसान हो जाएगा, तब जाके इनके लोग आए। झारखंड के अंदर पहले दूसरे दिन से ही छात्रों के साथ कम्युनिकेशन हो रहा था, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कम्युनिकेशन हो रहा था। छात्रों की अपनी मांगे थी, फिर उन मांगों को विशिएट करने की कोशिश की गई। उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार के लोग कूदे और वो तस्वीरें सब जगह उपलब्ध, कोई मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो दोनों सत्ता प्रतिष्ठान, एक का स्वभाव चूंकि गैर लोकतांत्रिक है, निरंकुशवादी है, इसलिए उसने पहले बुलडोज करने की कोशिश की, इनके ऊपर लाठीचार्ज करने की कोशिश की,
बर्बर तरीके से कोशिश की। जब उनको लग गया कि अब इससे निजात नहीं मिल सकती और हमें बहुत नुकसान हो चुका है, तब जाके आप सोच सकते हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का गृह मंत्री, मानसून का सत्र चल रहा हो, सदन चल रहा हो, बड़े बड़े वहां पे बिल पेश होने वाले हो, और 20 दिन तक गायब रहे। मतलब मैं तो सोच ही नहीं सकता, ये दुनिया के किसी और लोकतंत्र में अगर हुआ होता तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता। कैन यू इमेजिन कि लंदन के अंदर अगर ऐसा हो जाए कि वहां के प्राइम मिनिस्टर जो है वो 20 दिन तक सदन से बाहर रहे, और गृह मंत्री जी ये कहें कि सदन में जाके क्या होगा, वहां तो हंगामा हो रहा था। अरे भाई, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर आपको सदन के अंदर हंगामे से डर है तो इस्तीफा देके घर बैठ जाइए। आप क्यों देश के गृह मंत्री हैं? तो आपको सदन भी अपने हिसाब से चाहिए, आपको स्पीकर भी अपने हिसाब से चाहिए, आपको चेयरमैन भी अपने हिसाब से चाहिए, आपको विपक्ष भी अपने हिसाब से चाहिए, आपको प्रदर्शन आंदोलन भी अपने ही हिसाब से चाहिए। तो ये जो फर्क है जो लोकतांत्रिक पार्टी का और गैर लोकतांत्रिक पार्टी का, या जो लोकतांत्रिक इथॉस का और जो गैर लोकतांत्रिक इथॉस का, ये झारखंड और दिल्ली के बीच में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ा, जिस तरीके से उन्होंने आंदोलनों को डील करने की कोशिश की। आपने झारखंड में भी देखा, वहां भी लाठीचार्ज हुआ, ऐसा नहीं लाठीचार्ज नहीं हुआ, यहां भी लाठीचार्ज हुआ। लेकिन जो ब्रुटैलिटी यहां दिखाई पड़ी, क्या वो ब्रुटैलिटी वहां दिखाई पड़ी आपको? और वहां भी तब जबकि 8 बैरिकेड तोड़े गए और उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम असेंबली के अंदर घुसेंगे। यानी जानबूझ के उकसाने की कोशिश वहां लगातार की जा रही थी। मुझे एक चीज और लग रही है कि इनके आपस में भी थोड़ी दिक्कत शुरू हो गई। अब चंपत राय एक 9 पेज 11 पेज का लेटर लिख के नृपेंद्र मिश्र को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं सब उन्हीं की देखरेख में हुआ। अब नृपेंद्र मिश्र का मतलब मोदी जी खुद, नृपेंद्र मिश्र कोई और नहीं, मोदी जी की मिरर। उधर कंगना रनौत और रामदेव में गाली गलौज शुरू हो गई है। तो क्या विद इन दी जो इनके जो साथी लोग थे उनमें भी कहीं ना इम्प्लोड हो रहा है ये मामला धीरे धीरे, क्योंकि ये दिखने लगा है, ये सड़क पे आ गए हैं झगड़े। बहुत सही चीज आपने पकड़ा आनंद जी, मैं तो बल्कि सोच रहा था कि इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। आपने सिर्फ दो चीज पकड़ी, मैं आपको बता दूं। संघ परिवार में नंबर 3 है अतुल्यमय, और मैं उनको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं, क्योंकि देखिए कई लोगों ने जो मेरे संघ से बातचीत, उनका कहना है कि अतुल्यमय कैन बी द सरसंघचालक इन फ्यूचर। मतलब मैं ये नहीं कहता वही होंगे, बट उनमें संघ एक भविष्य देख रहा है। वो क्या कहते हैं, ये पूरा का पूरा आंदोलन तो इंटरनेशनल था, यही कह रहे थे वो। संघ प्रमुख कह रहे हैं इंटरनेशनल नहीं है, ये तो ज्यादा ईमानदार लोग हैं, हमसे ज्यादा ईमानदार लोग। ये संघ में एक ही मसले पर 2 अलग अलग राय प्रमुख हो जाए, प्रमुखता से छपे, तो मान लीजिए कुछ गड़बड़ है। जहां एक चालक अनुवर्तित्व की बात की जाती है या सूचना के आगे सोचना नहीं होता, वहां संघ प्रमुख की राय बिल्कुल अलग है और नंबर 3 की राय बिल्कुल अलग। ये कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता की बात मैं नहीं कर रहा। दूसरी बात, अभी बंगाल में जादवपुर यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, एक ही कैबिनेट में दिलीप घोष भी है, एक ही कैबिनेट स्वपन दास गुप्ता भी है। स्वपन दास गुप्ता कह रहे हैं कि भाई ये बात ठीक नहीं, लेफ्ट हो या राइट, विश्वविद्यालयों के अंदर अराजकता नहीं होनी चाहिए, स्वपन दास गुप्ता। दिलीप घोष कह रहे हैं कि जादवपुर विश्वविद्यालय में अगर अराजकता होगी तो हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। तीसरा चंपत राय और जो इनका है नृपेंद्र मिश्रा का। और ये दरअसल जो इस वक्त संघर्ष चल रहा है वो संघ और बीजेपी के बीच का, या नरेंद्र मोदी या भागवत के बीच का मुझे साफ दिखाई पड़ता है। चंपत राय कौन है? चंपत राय तो आरएसएस के प्रोडक्ट है, आरएसएस है। नृपेंद्र मिश्रा कौन? उनका आरएसएस से कोई लेना देना नहीं, हो तो मुलायम सिंह के साथ भी रहे, हो तो मायावती के साथ भी रहे, हो तो सबके साथ रहे, वो तो सदाबहार ब्यूरोक्रेट है। और वो जब उन्होंने बयान वो क्यों दिया, सब चौंके कि भाई ये तो रॉबरी है, खुलेआम डकैती है। मतलब जिस चोरी को पूरा संघ परिवार छिपाने में लगा हुआ था, वहां प्रधानमंत्री का प्रिय अफसर वो कह रहा था ये तो खुली डकैती है। तो ये महज इत्तेफाक नहीं था। इसलिए मुझे लगता है कि इनके अंदर भी सत्ता संघर्ष शुरू हो गया है, और वो एक दूसरे के, जब क्या होता है कि स्पॉइल्स ऑफ वॉर जिसे कहते हैं ना, कि आपने युद्ध जीत लिया, अब युद्ध जीतने के बाद जो उसके जो हीरा मोती जवाहरात जो आए हैं, उनकी बांट में जो झगड़ा शुरू हो गया वो शुरू हो गया। और ये इनके पतन की कहानी शुरू हो चुकी है। मैं आपसे आज कह रहा हूं, इनके पतन जो कहानियां, जो जानकारियां मेरे पास आ रही हैं वो यही है कि संघ परिवार में और आरएसएस के कार्यकर्ता अब जो है उनको पंच सितारा संस्कृति की आदत लग गई है, और कौन कितना मलाई काट सकता है, कौन कितने बड़े पद पर जा सकता है, कौन कितने बड़े होटल में रह सकता है, कौन कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल सकता है, कौन कितनी मोटी कमाई कर सकता है, अब ये इनके बीच में संघर्ष हो गया। वो हिंदू राष्ट्र वगैरह की बात अब अतीत की बात हो गई। ये पूरा मामला है जिसको ये चंपत राय और नृपेंद्र मिश्रा के बीच आप देख सकते हैं। जी मैं
मैं एक चीज और आशुतोष जी मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं लखनऊ में बैठा हूं और पूरी तरह से यहाँ 27 के चुनाव को लेकर माहौल गर्म हो रहा है, रोज बयान आ रहे हैं। मुझे एक चीज और दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं ये बाई डिजाइन नहीं है, ये बाई चांस हो रहा है। राहुल गांधी प्रादेशिक इशुओं पे खूब कस के इस समय हल्ला मचा रहे हैं, वो चढ़ावा चोरी हो या कुछ हो। सीजेपी जो एक समय माना जा रहा था कि भाई उसके ऊपर बहुत सी शंकाएं थी, बहुत से प्रश्न थे, वो इन टैंडम नहीं, मतलब वो जो भी कर रही है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 2027 का उत्तर प्रदेश का 2027 का चुनाव मोदी वर्सेस राहुल गांधी होने जा रहा है। ये मेरी अपनी रीडिंग है, क्योंकि जिस तरह से मोदी 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 के नाम पे होता है, आज उत्तर प्रदेश में वो चुनाव मोदी वर्सेस राहुल गांधी होगा। वो अलग बात है कि कांग्रेस कितनी सीट लड़ेगी नहीं लड़ेगी, अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं, लेकिन वो राहुल गांधी वर्सेस मोदी पहला टेस्ट उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। आशुतोष जी, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और राहुल गांधी इस वक्त जितनी एंटी बीजेपी फोर्सेस है या जितनी भी एंटी आरएसएस फोर्सेस है, उनके वो सिंबल्स एक तरीके से आज की तारीख में हो गए हैं। मुझे ये जान के बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि जब मैं इनका कांग्रेस जनता पार्टी के नेताओं की जब मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उसमें जो बातें इन बच्चों ने कही है, मैं 2 मिनट एक 30 सेकंड लेके उसको एक्सप्लेन कर देता। जब उनसे पूछा गया कि आपकी विचारधारा क्या है, तो इन्होंने कहा मेरी विचारधारा अंबेडकर का सोशल जस्टिस है, गांधी की का अहिंसा है, और नेहरू का जो मॉडर्न इंडिया का जो सपना है वो मेरी विचारधारा है। अब ये आज की तारीख में जब कांग्रेसी भी जो है वो नेहरू का नाम लेने से बचते रहे, वहां पे एक कांग्रेस जनता पार्टी के 30 साल के बच्चे, 27 साल के बच्चे वो कह रहे हैं कि हमारी विचारधारा में नेहरू इंटीग्रल पार्ट है। और फिर वो कहते हैं कि ये देश को कहां लेके जा रहे हैं, ये तो कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये तो कह रहे हैं कि कपड़ों से पहचान लेते हैं, ये शमशान और कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं। अरे भाई, इस देश की समस्या इसकी स्कूल है, इस देश की समस्या यहाँ का स्वास्थ्य है। ये कांग्रेस जनता पार्टी के जो अग्रणी नेता है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मैंने इन शब्दों को सुना तो मुझे लगा कि इस देश के अंदर जो गांधीवादी चेतना है, जो नेहरूवादी चेतना है, वो अभी भी जिंदा है। और अब उसने तय कर लिया है कि एनफ इज एनफ, अब इससे ज्यादा हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। और अगर आप ध्यान से देखिए तो आज की तारीख में वही राहुल गांधी इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राहुल गांधी भी तो अंबेडकर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जब वो सेव द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जब वो दलितों की बात करते हैं। राहुल गांधी भी तो वही सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं जब वो कास्ट सेंसस की बात करते हैं। राहुल गांधी भी तो उसी शिक्षा को लेकर और मॉडर्न इंडिया के बारे में बात करते हैं जो नेहरू जी का सपना था। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक विचारों की, दोनों के बीच में विचारों की एक साम्यता आपको दिखाई पड़ती है। लेकिन मैं उसको थोड़ा सा फर्क करता हूं। मुझे लगता है कि जब भी किसी भी दुनिया के नक्शे पे अगर कहीं निरंकुशवादी शासन होता है या अथॉरिटेरियन रिजीम बनती है, तो पॉलिटिकल मूवमेंट को और सोशल मूवमेंट को दोनों को एक दूसरे के साथ इन टैंडम होना पड़ता है और दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट करते हुए आगे बढ़ते हैं, तब सरकारों के लिए दिक्कतें पैदा हो जाती। अगर सिर्फ राजनीतिक आंदोलन हो और सोशल और सामाजिक आंदोलन ना हो, तब भी वो लड़ाई अधूरी रहती है। और जब सामाजिक आंदोलन हो और सिर्फ राजनीतिक आंदोलन ना हो, तो भी वो लड़ाई अधूरी रहती है। ये जो कांग्रेस जनता पार्टी, क्योंकि देखिए देश के अंदर एक क्रांतिकारी चेतना धीरे धीरे प्रस्फुटित हो रही है। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है कि अचानक कांग्रेस जनता पार्टी अन्य लोगों ने किया और वहां इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई और पूरे देश के अंदर उसको लेके एक तरीके से हंगामा हो गया। इसका मतलब है कि जो सामाजिक चेतना है वो भी अब अपने आप को त्रस्त महसूस कर रही है। राजनीतिक चेतना तो ठीक थी, तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो बहुत क्लियर कट लाइनें खींची हुई। एक तरफ राहुल गांधी है जो उस निरंकुशवाद के खिलाफ खड़े, उसको चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी है जो सत्ता प्रतिष्ठान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आज की तारीख में मैं तो साफ तौर पर मेरा मानना है कि जब भी किसी नेता का सार्वजनिक स्तर पर छोटे छोटे बच्चे जब मखौल उड़ाने लगे, तो समझ लीजिए कि उस नेता का इकबाल खत्म हो गया है। ये अकल्पनीय था, ये अनथिंकेबल था इस देश के अंदर कि कोई नरेंद्र मोदी का सार्वजनिक स्तर पर इस तरीके से मजाक उड़ा सकता है। तो अगर ये सरकार चिंतित है, परेशान है और राहुल गांधी के रूप में एक चुनौती को देखती है, तो मुझे कोई हैरानी नहीं है। अब एक चीज और भी है आनंद जी, मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं कि अगर इस देश के अंदर अगर इलेक्टोरल मैनेजमेंट ही सब कुछ है, तो लड़ाई राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, क्या फर्क पड़ने वाला। ठीक है नहीं, लेकिन मुझे 76 करोड़ इस देश
की आधी आबादी से ज्यादा बच्चे 30 साल से नीचे हैं, तो वो मुझे जी लगता है कि वक्ती तौर पे ये सब चीजें हो सकती हैं। लेकिन मैं एक एक चीज जरा और समझ लूं, क्योंकि ये दो दो पार्टी हाल में आई। कांग्रेस जनता पार्टी बहुत सफल, जिसके संस्थापक मैं अभी भी मानता हूं सीजीआई सूर्यकांत साहब, और एक दिमागी नक्सल जिसके संस्थापक हमारे नरेंद्र मोदी साहब। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि ये लोग शायद अभी कब समझेंगे मुझे नहीं समझ में आ रहा। राहुल गांधी की हर हर जो मीटिंग होती है छात्रों की गूंज, उसका पब्लिसिटी और मार्केटिंग का काम शायद बीजेपी करती है। उसका मार्केटिंग और पब्लिसिटी कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही, बीजेपी कर रही है, आरएसएस कर रही है। पूना में आप अच्छा खासा उसको आप करने देते, आपने कहा कि नहीं दफा 144, अब आपने खिसिया के कहा कि नहीं 10,000 से ज्यादा लोग नहीं। मुझे आशुतोष जी ये बताइए, 10,000 गिनती कौन करेगा? वो थानेदार करेगा कि वो डीएम करेगा कि कमिश्नर करेगा कि 1 2 3 4 5 6 7, ये कौन करेगा? क्योंकि उस भीड़ को मैं कह सकता हूँ 2,000 है, आप कहिएगा 50,000 है, मैं कहूंगा कि उस 10,000 में मैं हूं, आप कहेंगे नहीं उस 10,000 में मैं। ये बेवकूफी की इस तरह की बातें कर करके शायद एक चीज और एक्सपोज कर रहे हैं कि देश को भी ऐसे ही चला रहे थे, इनको कोई ज्ञान नहीं है। मैं पूना वाला जो आज जब हम लोग इस जिस समय रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी वो शाम तक हो जाएगा, जब शायद हमारी और आपकी ये रिकॉर्डिंग अपलोड हो उस समय तक चल रही होगी या खत्म हो चुकी होगी। मैं उस पर भी, क्योंकि ये बार बार इनको समझ में नहीं आ रहा है कि पूना को मत रोको भाई। एक आदमी अगर ऑपोजिशन का है, वो अपना घूम घूम के बात कर रहा है, बात करने दो। मैं इस पे भी एक टिप्पणी चाहूँ। देखिए आनंद जी, अगर इसकी मूल में अगर आप जाके तलाशने की कोशिश करेंगे ये क्यों करते हैं, ये लोग मूर्ख नहीं है, लेकिन ये होता ना कि जब एक विचारधारा होती है, उस विचारधारा का ये इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स है। ये वॉलंटरी, दिमाग कुछ कहता है और दिल कुछ कहता है। तो ये अगर आप देखिए भाई, अगर वो जो बच्चे गए थे राजस्थान के अंदर जयपुर में, उस गांव में उस स्कूल का मुआयना करने, वहां क्यों गुंडे खड़े हुए? भाई पूरी दुनिया देख रही है कि बच्चे आ रहे हैं, इनकी तरफ से हमला हो रहा है, लेकिन ये हमला कर रहे हैं। और अब जो एक मामूली सी कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं होता, जब पूरी दुनिया में खबर बन गई वो, और लोग कह रहे हैं कि भाई ये क्या मतलब हुआ। वहां के मंत्री महोदय कह रहे हैं कि वहां तो गांव वाले ने उनको जाके पीटा और अच्छा किया, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। ये इनका इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स है। ये दरअसल, मैं फिर बार बार उसको दोहराता हूं, ये दरअसल ये लोकतांत्रिक है ही नहीं अपने स्वभाव में। लोकतांत्रिक चेतना कभी इस तरीके से रिएक्ट ही नहीं करती है। लोकतांत्रिक अगर ये होते तो इनको राहुल गांधी देश में जाके कहीं भी करें, क्या फर्क पड़ने वाला। और मैं आपको बताऊं, मैं जब आम आदमी पार्टी में था, जब बनारस के अंदर नरेंद्र मोदी जी पहली बार 2014 में चुनाव लड़ रहे थे और अरविंद केजरीवाल चुनाव दूसरी तरीके से लड़ रहे थे, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के लोगों को इन लोगों ने पीटा है, हाथ पैर टूटे हैं, उसमें दौड़ाया गया है। तो जो आज हो रहा है, उस वक्त चूंकि ये विजयी भाव में थे, तो उस वक्त ये सारी बातें छुप गई। आज जादवपुर यूनिवर्सिटी में देख लीजिए क्या मार पिटाई हो रही, दिल्ली जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में क्या मार पिटाई हो चुकी है, ऑलरेडी पूरी दुनिया ने इसको देखा है। जहां जहां ये काकरोच के बच्चे जा रहे हैं, वहां इनको दौड़ा दौड़ा के मारने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी की पार्टी के हारने के बाद इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो बहुआ मोइत्रा, वो सर्किट हाउस में नहीं रह सकती, वहां घेर लेते हैं ये लोगों को। अंडे फेंके जा रहे हैं, डंडे फेंके जा रहे हैं, इनके ऊपर गालियां गलौज की जा रही हैं। और ये क्या करें, तो जनता का रिस्पॉन्स है। मतलब हाउ कैजुअली यू कैन से, तो जनता का रिस्पॉन्स है। तो ये इनका इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स है। और ये विचारधाराओं का जो बहुत संगठित विचारधारा होती है, वो इसी तरीके से रिएक्ट करती है। वो इस बात को रिजॉल्व ही नहीं कर पाती कि भाई कोई दूसरी विचारधारा के आदमी भी हो सकते हैं, कोई दूसरी सोच के लोग हो सकते हैं, और हमें उनके साथ एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। यही हरकत इन्होंने कोटा में तो नहीं की, लेकिन इसके बाद देखिए प्रयागराज में भी यही हरकत की इन्होंने, देहरादून में भी यही हरकत की, देहरादून में भी इनको परमिशन देनी पड़ेगी और इलाहाबाद में भी इनको परमिशन देनी पड़ी, और पुणे में भी पहले आनाकानी करता, उन्हें परमिशन देनी पड़ी। तो ये इनका स्वभाव है, और ये स्वभाव लोकतांत्रिक बिल्कुल नहीं है। इसलिए इस तरीके की हरकतें ये कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि इनको इस बात का एहसास नहीं होगा कि इसकी वजह से उनको नुकसान हो रहा, इनको एहसास हो रहा होगा, लेकिन ये अपनी इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स से पूरी तरीके से मजबूर लोग हैं। मुझे कोई हैरानी नहीं है, ये संघर्ष अभी और बढ़ने वाला है। और मैं तो कुछ और भी, जो आज मैं कह नहीं सकता कैमरे के सामने, मुझे कुछ और भी डर मेरे अंदर समा रहा है राहुल गांधी को लेकर। तो ये और इसकी आशंका या संभावना से आप इनकार मत करिएगा, क्योंकि जिस तरीके से भाई एक आदमी एफआईआर दर्ज करने जा रहा है, वो बता रहा है कि भाई इसको पैलेट गन लगी हुई है, उसकी आंखों की रोशनी चली गई है, और वो कह रहा है कि भाई वो 200 छर्रे लगे हुए हैं। दीज आर वेरीफाइबल फैक्ट्स। और भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वहां पैलेट गन चली नहीं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं वो तो पुलिस वालों की तारीफ होनी चाहिए वहां पे, और कांग्रेस होती तो 2000 लोग मारे जाते, 1000 लोग मारे जाते। जेपी नड्डा जो लीडर ऑफ हाउस है राज्यसभा के अंदर, वो कह रहे हैं गन तो चली नहीं।
मतलब हाउ ब्रेजन यू कैन बी। आप कितना झूठ बोल सकते हैं लोगों के सामने, आंखों में कितना धूल झोंक सकते हैं। तो क्या ये लोग ये जानबूझ के कर रहे हैं? नहीं, ये इनका इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स, इनको लगता है ऐसे ही सरकार चलती है और लोगों को हम ऐसे ही बना लेंगे। अब वो होने वाला नहीं है। जी। मैं एक अंतिम प्रश्न इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो आपने आशंका जताई, अगर आपको याद हो 2-3 साल पहले ये बहुत कॉमन हो गया था कि भाई अब ये आप डिसाइड कर लो कि आप जस्टिस गोगोई बनना चाहते हो कि जज लोया बनना चाहते हो। ये बहुत कॉमन एक फ्रेज हो गया था एक समय कि इट इज योर चॉइस, यू वांट टू फॉलो द पाथ ऑफ जज लोया और जस्टिस गोगोई। मैं एक एक अंतिम प्रश्न करके इसको इसलिए क्योंकि ये एक थोड़ा सा मेरी भी समझ में नहीं है। मोहन भागवत साहब इस समय बहुत एक्टिव हो गए हैं और एक्टिव इसलिए हुए हैं क्योंकि वो भी परेशान हैं। दूसरी तरफ वो हर चीज पे, छोटी छोटी चीज पे बोल रहे हैं। मैं एक ऐसा प्रश्न समझना चाह रहा हूं कि जो मेरे लिए मुझे विचलित कर रहा है। सर्जियो गोर साधारण राजदूत नहीं है, वो स्पेशल इनवॉय टू साउथ एशिया भी उनको किया गया है। मतलब उनके एक तरह से उनके प्रभाव क्षेत्र में पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश सब आता है। वो कश्मीर जाते हैं और वो कश्मीर में जब कहते हैं कि कश्मीर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। अच्छा, ये जो विदेश नीति होती है ये एक एक शब्द तोल बोल के बोला जाता है। इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल का फर्क है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान बहुत खुश होता है, उन्होंने इंपॉर्टेंट बोल दिया। उन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला था कि उन्होंने इंटीग्रल क्यों नहीं बोला। हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है कि महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान कुछ कहता रहा है। पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर को या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह से यूएसए वाले साथ दे रहे हैं, उनको मध्यस्थ करा रहे हैं, ये मुझे कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में एक बेचैन इसलिए कर रहा है कि सर्जियो गोर और अमेरिका जब कहते हैं कि कश्मीर भारत का इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण चीज है, वो लोग नहीं इसको बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही पकड़ा इस बारे में लेके, और ये वाकई में ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, अगर इंडिया अस्थिर रहेगा तो इससे अमेरिका को फायदा है, इससे चाइना को भी फायदा है, दोनों को फायदा है। और हमारी जो समझदारी इसमें है कि हम देश के अंदर किसी भी तरीके से अस्थिरता को ना बढ़ने दें, चाहे वो सामाजिक अस्थिरता हो या राजनीतिक अस्थिरता हो। लेकिन चूंकि ये लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे, इनको लगता है कि हर चीज का निजात, हर जीत का फैसला तो पैलेट गन से ही होगा। इन्होंने कश्मीर का फैसला भी पैलेट गन से ही करने की कोशिश की थी। तो कश्मीर आज शांत है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने सारी समस्याओं का हल कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट से आपने वायदा किया था कि हम बहुत जल्दी वहां स्टेटहुड दे देंगे, आपको देने में क्या प्रॉब्लम है भाई? कंट्रोल तो चाहे प्रदेश का दर्जा मिले या ना मिले, कंट्रोल तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही, आप दे दीजिए उसको। तो लोगों के अंदर जो एलिनेशन है वो धीरे धीरे कम होता जाता है और उसको आप उनका कॉन्फिडेंस आप अर्न करते हैं। आप डेवलपमेंट की बातें करिए, वहां ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करने जिनका डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान क्यों अमेरिका का प्रिय है, पाकिस्तान क्यों चाइना का भी प्रिय है, पाकिस्तान से क्यों रशिया दोस्ती कर रहा है? क्योंकि जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन भारत की आज की तारीख में है, उसमें पाकिस्तान को अमेरिका और चाइना दोनों ही इंडिया के खिलाफ एक प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं और कर रहे हैं इस तरीके से। क्योंकि ये बिल्कुल अकल्पनीय बात है कि भाई पाकिस्तान से जो है वो ईरान पे हमला होता है तो वो अमेरिका की आलोचना करता है, लेकिन फिर भी वही एक शांति दूत बन के उनके यहाँ समझौते कराने करता है। अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों को लेके। तो चाइना क्यों पाकिस्तान से इतना करीब आना चाहता है या क्यों मदद करना चाहता है? तुर्की क्यों पाकिस्तान की मदद करना चाहता है? सऊदी अरेबिया क्यों करना चाहता है? आप इस बारे में खुश हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट ने इनको वहां का जो सबसे बड़ा सम्मान था, नागरिक सम्मान था, आपको दे दिया? अरे वो उन्होंने नागरिक सम्मान दिया नहीं, वो दरअसल उसके बदले में आपसे व्यापार करना चाहते हैं, या बाकी शब्दों का मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता यहाँ पे। तो ये जो स्थिति है कि वो स्ट्रक्चरल, चाइना पाकिस्तान आज की तारीख में स्ट्रक्चरली इंस्टीट्यूशनल मूवमेंट कर रहा है। वो सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान का एक गठबंधन खड़ा करके, इस्लामिक नेटो खड़ा करके भारत को संदेश दे रहा है कि भाई अब हिम्मत मत करना अगली बार ऑपरेशन सिंदूर करने की। उसको समझ में आ गया है। और चाइना ने उसकी मदद की पिछली बार, आपने देखा तुर्की ने भी ड्रोन भेजकर उसकी मदद की। और अमेरिका तो जाहिर सी बात है उसके साथ खड़ा हुआ। आसिम मुनीर तो उनके सबसे प्रिय सिपा सालार है। हम इस बात को नहीं समझ पा रहे।
हमें अगर पाकिस्तान से हमें पाकिस्तान से नहीं लड़ना, हमें चीन और अमेरिका के समक्ष अपने आप को मजबूत करना है। और आप तब मजबूत होंगे जब आपकी अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। आपकी अर्थव्यवस्था तब बेहतर होगी जब सोसाइटी के अंदर कोहेशन होगा। जब वहाँ हिंदू मुसलमान को लेकर आप झगड़े कराते रहेंगे, क्रिश्चियंस के चर्चेस पर आप हमले करवाएंगे, जब मणिपुर अशांत रहेगा, जब वहाँ कुकी और इनका झगड़ा चलेगा, जब देश के अंदर आप विपक्षी पार्टियों को दुश्मन समझेंगे, तो इसका फायदा किसको मिलेगा? इसका फायदा विदेशी ताकतों को मिलेगा। ये समझ इस सरकार के अंदर नहीं है, और ये अपनी हेठी में या जो कुछ भी कह लें, वो देश का नुकसान कर रहे हैं। ये वंदे मातरम का सवाल खड़ा करके क्या आपको लगता है कि इस देश को आप जीत लेंगे क्या? भाई असल चीज तो ये कि भाई आप, अच्छा, अर्थव्यवस्था को बड़े टॉम आपने क्या, हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। आप तीसरे से घट के 6ठे नंबर पे आ गए हैं। आज आपका जो स्टॉक मार्केट जो था वो 5वें नंबर पर था, वहां से घट के 7वें नंबर पर आ गया है। आज की तारीख में आप एथेनॉल लाना चाहते हैं, पता चला उसकी वजह से चीनी और सारी चीजों के दाम बढ़ गए हैं। आप बताइए, आप चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं आप। और तो और अंडे के दाम बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? क्योंकि जिस अनाज से आप एथेनॉल बना रहे हैं उसके दाम बढ़ गए हैं। तो जो मुर्गियों को जो खिलाया जाता है उसका दाम बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है फिर वो उसका असर अंडों के ऊपर पड़ गया। तो आप कोई चीज बिना सोचे आप करते हैं। आपका चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कह रहा है कि हम तो E10 कॉम्पेटिबिलिटी वाले गाड़ियों में डलाते हैं। सरकार कह रही E20, आप E10 एथेनॉल है। एथेनॉल इस देश के अंदर, हम चीनी शुगर सरप्लस कंट्री थे, पता चला अब हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा है, चीनी के दाम बढ़ रहे हैं। तो आप करना क्या चाहते हैं? इसका मतलब कोई जो एक इंटीग्रल थिंकिंग होती है ना, जो कि सारी चीजों को लेके सारे पहलुओं को चर्चा करके बात कर, वो नहीं है। बस एक दिन अचानक बादशाह खड़े हो गए, उन्होंने कहा अब ये फरमान जारी हो गया, लागू करो उसको। जनता उसमें लगी हुई लागू करने में। तो इससे देश का नुकसान हो रहा है, और ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। ये जो कश्मीर का सवाल है, ये बहुत ही सेंसिटिव सवाल है, और इसको आप जेम्स बॉन्ड बन के नहीं उसका समाधान कर सकते। इसके लिए आपको बहुत गहन चिंतन की जरूरत है, बहुत अंदर बैठ के गंभीरता की जरूरत है, जो इस सरकार के अंदर बिल्कुल नहीं है। जी, थैंक यू सो मच आशुतोष जी। और मुझे लगता है कि कश्मीर में तो सबसे पहली जरूरत है कि कश्मीर के लोगों को आप अपना समझें। आप अपना नहीं समझते हैं उनको, यू एंड मी नहीं, वी पे जब तक आप नहीं आएंगे तब तक शायद कश्मीर की समस्या आप कुछ करते रहिए हल नहीं होगी। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स सो मच। धन्यवाद सर।